Okay, these are the previous slide which we have seen, which पुराना जो हमने यहाँ पे देखा था. These are the things few things we have seen. We have seen what are the like fundamental like characters of living things, right? उनमें से एक आपका था cellular organization. We have done the consciousness as well. Metabolism हमने देखा था वहाँ पे. So these are the few things we have observed, right? I think this is something which is clear to all of you. ये सब काफी simple था and something we have done in the last class. Okay. सो आई होप इसको लेके कोई आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं. अगर कोई डाउट हो तो आप हमेशा पूछ सकते हो. प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन अगर कोई डाउट है इसको लेकर तो. बट दिस राइट सर बताइए. सर ये जो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म था इसके बीच में आप थोड़ा डिफरेंस बता सकते हो? हाँ देखो, जब आप मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म सिंपली मींस अ सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन. आपके सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे बिल्ड करने वाले या ब्रेक करने वाले. अगर आपके सेल के अंदर कोई चीज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है या कोई चीज को बनाया जा रहा है, सो दे आर ऑल केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन जो भी आपके सेल के अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय मेटाबॉलिज्म. दैट्स अ जनरल टर्म, दैट्स अ मेटाबॉलिज्म. बट फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको यहाँ पे दो टर्म अलग से मिलते हैं. ये आप समथिंग लाइक माय एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म जो आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली बनता है आपका ब्रेकिंग प्रोसेस, जहां पे आप मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, राइट. और एनाबॉलिज्म आपका यहाँ पे बनता है आपका बिल्डिंग प्रोसेस, जहां पे आप चीजों को बना रहे हो, जैसे प्रोटीन बना रहे हो, लिपिड बना रहे हो. सो दैट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस. अब एक सेल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है. सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो सेल के अंदर कई बार प्रोटीन बनाया जा रहा होगा. सेल के अंदर कई बार कुछ चीजों को ब्रेक डाउन किया जा रहा होगा. सो वी जनरली से दैट मेटाबॉलिज्म इज अ टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द सेल. और उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल के अंदर एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है. ठीक है, तो ये उसके दो सब यूनिट है जो आपके सेल के अंदर हो रहे होते हैं. समझ आई मेरी बात जिन्होंने सवाल पूछा था? ठीक है, ऑलराइट. So these are the things we have seen. We have seen what is growth and everything. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. Now let's talk about my biodiversity. इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. So अगर हम देखें तो वर्ल्ड में we have around 1.7 to 1.8 million species. इतनी ज्यादा स्पीशीज आपको मिलती है. एंड व्हेन आई से दिस मच अमाउंट ऑफ स्पीशीज यू विल गेट टू सी, इसका मतलब क्या कि इसमें आपका सब कुछ आ रहा है. फंगाई, बर्ड्स, क्रैब्स, मैमल्स, योर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सब मिला के ऑल द प्लांट सब मिला के विल हैव रफली इतना स्पीशीज आपके प्लैनेट के ऊपर है. सो बेसिकली प्लैनेट हैज अ वेरी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी. सिंपल मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट के अंदर आपकी बायोडाइवर्सिटी आपकी काफी ज्यादा है, राइट. बैक्टीरिया ले लो, प्रोटोजोआ ले लो, एल्गे ले लो, एंजियोस्पर्म्स ले लो, जिम्नोस्पर्म्स ले लो. यू हैव अ गुड डाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट. नाउ द थिंग इज कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है अपने पास, हमें मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी स्पीशीज कौन सी है. वी शुड नो दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यार ये स्पीशीज ये है, ये स्पीशीज वो है, इसके ये कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर इससे अलग है. सो वी शुड नो ऑल दोस थिंग्स. ओके. अब जब मैं कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक राइट फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द वेल. सब कुछ आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. आपके प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा. अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया में अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपको एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स अगर देखने हो तो आप कहाँ जाओगे? देन और विच टू एरियाज और विच एरियाज विल हैव अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? देन आपका आंसर यहाँ पे आएगा दैट वेयर एवर यू विल हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जहां पे भी आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे आपको मिलती है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी. सर असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था ग्रोथ इन, तो उसमें तो सी ऑप्शन आना चाहिए था. अरे चलो नहीं, बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं. जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल सेपरेट सी दैट. अभी तो लेक्चर पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ पे. लेट्स हैव अ लुक. ठीक है. सो यू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका यहाँ पे होता है, द रेन फॉरेस्ट यू हैव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसके अंदर आपको जनरली मिलती है आपकी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी. सो यू हैव अ गुड बायोडाइवर्सिटी ओवर हियर. अगर आपसे कोई पूछे कि यार इंडिया में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, देन आपके दो आंसर यहाँ पे आते हैं. एक आपको याद रखना है, यू विल हैव अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो वन इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और दूसरा आपका यहाँ पे होगा वेस्टर्न घाट्स.
The other area is going to be your Western Ghats. याद रखने बात को, ये आपके फ्यूचर में वापस आएगा ये चीज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेटा यहाँ पे ये होता है ऑल द स्पीशीज विच कम्स अंडर ऑल द स्पीशीज कम अंडर कैटेगरी ऑफ माय बायोडाइवर्सिटी, मतलब राइट फ्रॉम द बैक्टीरिया से लेके वेल तक सारी स्पीशीज आपकी आती है एक सिंगल टर्म के अंदर, दैट इज माय बायोडाइवर्सिटी। सो व्हेन आई से कि एक फॉरेस्ट के अंदर यू हैव फंगाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया भी मिल रहा है, लेपर्ड भी मिल रहा है, मतलब मैमल्स भी मिल रहे हैं, एम्फीबियंस भी है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो सवाल यहाँ पे आता है कि बायोडाइवर्सिटी आपको कौन सी एरिया में आपको ज्यादा मिलती है। लाइक आप जानते हो कि वर्ल्ड के अंदर यू हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप। आपके पास डेजर्ट है, आपके पास ओशन है, आपके पास ग्रासलैंड है, आपके पास है पोलर रीजन, पोलर कैप्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सो हैव डिफरेंट रीजन्स ना। वैसे ही आपका एक फॉरेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में आपको कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका यहाँ पे होता है, लाइक स्पेसिफिकली कहाँ पे आया, सो अगर आपको मालूम हो, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि आपके कुछ स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, योर आसाम, सो दीज आर योर 7 sisters which are there in the northeast area. बंगाल के उस साइड पे यू विल गेट टू सी ऑल दो स्टेट्स ओवर देयर। सो दिस इज माय नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो याद रखना, जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये सारे स्टेट्स आने चाहिए। इतनी आपको ज्योग्राफी अच्छे से मालूम होगी कि दीज आर द स्टेट्स व्हिच कम्स इन दैट पर्टिकुलर बेल्ट। नाउ दिस बेल्ट हैज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, राइट। सिमिलरली यू हैव अ वेस्टर्न घाट्स। सो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब दीज आर द स्टेट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। सिमिलरली जब मैं वेस्टर्न घाट्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो वेस्टर्न घाट्स में आपके जो यहाँ पे स्टेट्स आ सकते हैं विच कैन बी योर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। इस बेल्ट के अंदर यू विल हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड दैट बेल्ट इज कॉल्ड एज माय वेस्टर्न घाट्स, राइट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका होता है, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है और है वहां पे कि कई सारी तो अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं की गई है। देयर आर सम डेंस एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट जहां पे लोग अभी तक गए भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तो स्पेशली। अगर आप कभी फॉलो करते हो ना, अगर रेगुलरली अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा हर साल कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको मिलती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। कभी फ्रॉग मिलता है, कभी बर्ड मिलता है, कभी स्नेक मिलता है। यू ऑलवेज फाइंड सम न्यू स्पीशीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इतना डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे कि अभी तक लोग वहां पे जा भी नहीं पाते। तो कई बार कुछ साइंटिस्ट अगर वहां पे जाते हैं तो दे कम अक्रॉस समथिंग व्हिच इज अ न्यू स्पीशीज। सो एवरी ईयर यू आर फाइंडिंग सर्टेन स्पीशीज। अगर मैं बात करूं ग्लोबली, सो ग्लोबली हर साल हमें लाइक अराउंड 15,000 नई स्पीशीज आपको मिलती है। तो इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबली, एवरी ईयर 15,000 new species are discovered. 15,000 new species are discovered. Discovered. जिसके बारे में कोई कभी जानता भी नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको थोड़ा सोचोगे तो समझो आप एक साइंटिस्ट, आप जाते हो फॉरेस्ट के अंदर एंड यू कम अक्रॉस अ फ्रॉग और आपको रियलाइज होता है कि ये फ्रॉग तो अभी तक किसी को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। सो इट बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप वो पहले पर्सन हो जिसने इसे ढूंढा है एंड यू आर द पर्सन जिसका नाम अब आएगा जिसने फ्रॉग को ढूंढा। सो ये होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ये आपको बहुत कॉमनली आपको होते हुए आपको मिलता है। और ग्लोबली भी बहुत लाइक कुछ फॉरेस्ट जैसे आपने सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपका आ गया साउथ अमेरिका के अंदर, घाना में यू हैव अ रेन फॉरेस्ट। सो दीज आर द एरियाज वेयर यू गेट टू सी अ गुड बायोडाइवर्सिटी विल बी सीन, और वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके पास काफी ज्यादा है। एज अ साइंटिस्ट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि वो मेरा जो स्पीशीज जो मुझे मिलता है नया, वो कौन सा है और उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ साइंटिस्ट आई हैव टू नो दिस कि मेरा नया स्पीशीज जो है वो कौन सा है और उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उस एरिया के अंदर क्या है। सो वो करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इतनी बात पहले याद रखना कि यू हैव अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द प्लैनेट, और इंडिया में आपको स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ बहुत ज्यादा डायवर्सिटी देखनी है तो दीज आर द 2 एरियाज, राइट। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सब हम यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई और टू नो अ पर्टिकुलर स्पीशीज जो नहीं होती है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सी, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर है, दिस आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ योर एनिमल्स एंड फंगाई ओवर हियर। ये जो राइट साइड पे आपके यहाँ पे बर्ड है, दैट्स माय, ये तो आपने देखा होगा, दैट्स योर
Alexandrian parakeet. आई होप आपने किसी ने से पाला नहीं है. So this my Alexandrian parakeet है आपका यहाँ पे. You have this rock, you have this lizard. ये आपने नहीं देखी होगी, ये आपको मिलती है हिल एरिया के अंदर. This is my Kashmiri rock agama. Kashmiri rock agama. And then you have a trout fish. ये जो आपकी फिश है, that's my trout fish. और ये सब आपको इंडिया में देखने के लिए आपको मिल जाता है. This is my trout fish. और ये आपका फंगा है. That's a fungi over. मशरूम आपको यहाँ पे लिख रहा है ना. This is going to be actually going to be a fungi. अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेक्सोनॉमी. सो बेसिकली होता क्या है आपका यहाँ पे कि आपको अगर कोई नई स्पीशीज आपको मिलती है, राइट, इफ यू कम अक्रॉस सम स्पीशीज, देन आपको उसके साथ आपको टेक्सोनॉमिकल प्रोसीजर आपको रन करना पड़ेगा. सो बेसिकली टेक्सोनॉमी के अंदर आप सीखते क्या हो, यू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे करना सीखते हो स्पीशीज का. You do the nomenclature, and then you do your classification. मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं. अज्यूम करो कि आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हो. अज्यूम करो कि पूर्वा टेक्सोनॉमिस्ट है. अगर पूर्वा टेक्सोनॉमिस्ट है तो वो क्या करेगी, उसका काम क्या होता है जनरली, अगर कोई नई स्पीशीज मिलती है तो उसका काम होता है उसे आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी स्पीशीज है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक नाम देना कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एंड नाम देने के बाद उसको एक सर्टेन कैटेगरी में प्लेस करना कि ये कौन से ग्रुप के अंदर आप वहां पे आएगा. सो दैट इज व्हाट अ टेक्सोनॉमिस्ट डज. सो टेक्सोनॉमी फील्ड के अंदर आप यही तीन चीजों का ध्यान रखते हो, या यही तीन चीजें आप करते हो. यू डू द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज. ये आपको यहाँ पे करना होता है. ये काम होता है आपके टेक्सोनॉमिस्ट का. इंडिया में टेक्सोनॉमिस्ट कम है क्योंकि सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं. But yeah, that is what they do. Okay, they identify and they give the name and they classify the animals. Okay, so that is what taxonomy is all about, right? अब आपके सामने ये कौन सा एनिमल है नीचे? कौन सा एनिमल आपके सामने यहाँ पे? लेपर्ड. लेपर्ड या टाइगर है? लेपर्ड. लेपर्ड. इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग बताओगे कि हाँ लेपर्ड ही है, राइट? इट इज माय लेपर्ड व्हिच इज गोइंग टू बी योर पैंथेरा पार्डस. पैंथेरा पार्डस, ये है इसका साइंटिफिक नाम. तो लेपर्ड का साइंटिफिक नाम आपको यहाँ पता है, पैंथेरा पार्डस. इसको हम वापस बाद में देखते हैं क्या है साइंटिफिक नाम का मीनिंग क्या. विल से दैट सेपरेटली, बट दैट्स अ लेपर्ड. ओके, चलिए. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माय टेक्सोनॉमी. जो मैंने आपको बताया था, तो ये वो ब्रांच है जहां पे आप ये तीन चीजों को आप करते हो. दीज आर द थ्री थिंग्स यू विल बी डीलिंग विद and that is my taxonomy. अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपके यहाँ पे कौन थे? कार्लस लिनियस वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. सो इन्होंने काफी ज्यादा नेमिंग किया था. ही वाज द वन हु एक्चुअली क्रिएटेड, लाइक इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे आपकी नेमिंग करने के. सो ही डेवलप अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग. सो कार्लस लिनियस ने इस चीज का ध्यान रखा था. ही क्रिएटेड सम रूल्स जिसके बेसिस पे आप नेमिंग करोगे स्पीशीज की. ओके, इट इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. इट इज नोन एज योर बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यू विल हैव अ जीनस एंड अ स्पीशीज. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारा पैंथेरा पार्डस. सो पैंथेरा पार्डस इज द एग्जांपल ऑफ माय बायनोमियल नोमेनक्लेचर. सो पैंथेरा जो यहाँ पे है आपका सबसे पहला जो यहाँ पे नाम है, दैट इज गोइंग टू बी अ जीनस. इसके अंदर ये आपके यहाँ पे जीनस आएगा, और पार्डस जो आपके यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्पीशीज. ठीक है, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिसाइड किया था आपका योर कार्लस लिनियस ने. So that is one thing you have to see. We'll understand this more detail में इसको हम समझते हैं, बट फिलहाल के लिए याद रखना. जैसे हमारा अभी तो नाम होमो सेपियन है ना, we are also going to have a scientific name of होमो सेपियन, right? So मेरा होमो सेपियन हमारे यहाँ पे नाम है, तो होमो is going to be what? Homo is going to be your genus and sapien is going to be a species. ठीक है, चलो. कार्लस लिनियस ने यहाँ पे दो किताबें लिखी थी, स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचरे. सो स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचरे आर द टू बुक्स व्हिच आर रिटन बाय माय कार्लस लिनियस. इस बुक में क्या लिखा था वो आपको भी याद नहीं रखना है, बट याद रखना कि ये बुक आपकी लिखी गई थी कार्लस लिनियस ने. बेसिकली इन बुक्स के अंदर उन्होंने कई सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके उनका नेमिंग किया था.
ओके, बट आपको याद रखना इन बुक्स का नाम जो कार्लस लिनस ने आपके यहाँ पे लिखी थी। तो इतनी बात याद रखना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी गेव अस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड व्हिच वाज अ साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग द स्पीशीज। तो इन्होंने एक तरीका बनाया जिसके तरीके से आप एक साइंटिफिक नेमिंग आप कर सकते हो। ओके, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ कुछ स्पीशीज है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा, बट दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फर्न। आपने ये टर्म सुना होगा जब आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे होंगे अपनी 9वीं कक्षा के अंदर। दिस इज गोइंग टू बी अ फर्न एक्चुअली, राइट। ये राइट साइड में कौन सा एनिमल है, कोई बताएगा मुझे? राइट साइड में नीचे कौन सा एनिमल है? लीच। नहीं नहीं, लीच नहीं है। लीच कैसे एंटीना नहीं होते हैं? स्लग। स्लग है, बहुत बढ़िया, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ स्लग। ठीक है, मेरे यहाँ पे स्लग है। अच्छा अच्छा है, बेसिक चीजें तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेते हो, गुड। सो दैट विल बी अ स्लग ओवर हियर, राइट। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ ये क्या है आपके सामने, क्या बताओ जल्दी। स्नेक। स्नेक स्नेक, राइट, ठीक है, स्नेक आपके सामने। मैं कह रहा हूँ आपको कि ये स्नेक नहीं है। सो बेसिकली एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आपने गड़बड़ कर दी। अब देखो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने देखा इसको, आपने स्नेक बोल के डाल दिया उसको रेप्टाइल्स के अंदर। आपने देखा क्या ये तो स्नेक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नाम भी दे दिया उसे कुछ, एंड देन यू केप्ट इन द रेप्टाइल्स, बट ये एक्चुअली में स्नेक नहीं है ना। आई टेल यू व्हाई इट्स नॉट अ स्नेक, इट इज एक्चुअली अ लिम्बलेस लेजर्ड। ये जो पिक्चर आपके सामने है यहाँ पे इज अ पिक्चर ऑफ माय लिम्बलेस ईस्टर्न ग्लास लेजर्ड। ओहो पूर्वा, क्या बात है, लिम्बलेस लेजर्ड। पूर्वा एमबीबीएस ही करना है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी आपका इंटरेस्ट है, बता दो। विल बी हैप्पी टू नो दैट। एमबीबीएस ही कर दे। या एमबीबीएस करके फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, ऐसा कुछ हो तो भी अच्छा है। वी हैव सच पीपल एज वेल, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ लिम्बलेस लिजर्ड ओवर हियर। अब देखो ये लिजर्ड मेरे को पता कैसे चला। अब देखो जब मैं इसको देखता हूँ ना दूर से तो मुझे लगता है कि हाँ ये स्नेक है मेरा यहाँ पे, बट नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपने बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, स्नेक के पास कान नहीं होते हैं। स्नेक डज नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। स्नेक कभी सुन नहीं सकता, ठीक है। वो मिथ है कि स्नेक आप उसके सामने कुछ वो बजाओ तो वो आपका डांस करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो बस रिएक्ट कर रहा होता है आपके हैंड मूवमेंट को लेके। स्नेक कैन नॉट हियर, मतलब अगर तुम्हारे बाजू में स्नेक बैठा हो तो तुम्हें धीरे धीरे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम जोर से बात कर सकते हो, राइट। सो स्नेक कैन नॉट हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, राइट। बट अगर आप इस लिजर्ड का ये मैग्नीफाई करा हुआ अगर आप पिक्चर देख पाओगे थोड़ा, अगर फोन के पास अगर आप जाओगे थोड़ा आंखों को लेके, यू कैन सी अ एक्सटर्नल ईयर ओवर हियर। रेड से मार्क करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा एक छोटा सा आपको होल दिखेगा यहाँ पे, यू कैन सी अ होल। ये जो होल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर। तो जैसे ही मुझे ये एक्सटर्नल ईयर दिखता है, आई रियलाइज कि यार ये स्नेक नहीं है, लिजर्ड है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये कि लिजर्ड के पास लिम्ब नहीं है चलने के लिए, बट इट इज अ लिजर्ड, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग पता है मुझे इसमें क्या मिलेगी? अगर आपने कभी नोटिस किया होगा स्नेक को खाना खाते हुए टीवी के ऊपर, तो स्नेक अपना पूरा ऐसा मुंह खोलेगा 180 डिग्री और फिर एंगल्फ करेगा, और धीरे धीरे करके डियर हो, एग हो, स्मॉल बर्ड से वो एंगल्फ करेगा, पूरा पूरा वो मुंह खोलता है, 180 डिग्री से भी ज्यादा मुंह खोलेगा और वो एंगल्फ करेगा, राइट। लिजर्ड ऐसा नहीं कर सकती, लिजर्ड ऐसा नहीं कर सकती। लिजर्ड का मुंह खुलेगा बट एक सर्टेन लेवल तक ही खुलेगा। सो ऐसे कैरेक्टर को एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आपको देखना पड़ता है। सो व्हेन यू कम अक्रॉस अ स्पीशीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और केयरफुली आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क होता है टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज, एंड दैट इज व्हाट टेक्सोनॉमिस्ट डू, ठीक है। तो ऐसी गलती हो सकती है जैसे आपने यहाँ पे की, नॉर्मली गलती हो सकती है। चलो ये तो बड़ा स्पीशीज है, छोटे स्पीशीज के साथ तो और ज्यादा तकलीफ आती है। अगर कोई इंसेक्ट हो, राइट, सो इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट कि क्या है, कौन से कैटेगरी में आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाट दे डू, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपके सामने? हाँ जी, अरे लड़के लोग कहाँ गए क्लास में से, ओवर पावर कर दिया आप लोगों ने। लड़के आर लाइक इट इज गोइंग टू बी अ क्रैब ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैब इन दिस। अब क्रैब के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है कि देखो जब आपको ये स्पीशीज सामने आपके आई है, समझो कि आप इसे नहीं जानते कि क्या है, तो आपका पहला टास्क पता है क्या होगा? यू हैव टू याद रखना, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन नहीं बेटा, ऐसे नहीं आप पता लगा सकते ये स्पाइडर क्रैब है या नहीं है. दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. वो गूगल के थ्रू वैसे मत करना, राइट. बट यस, अब देखो यहाँ पे पहले आप क्या करते हो, आप करते हो आइडेंटिफाई कि स्पीशीज मेरी यहाँ पे कौन सी है. एक बार आपने इमेजिन करो कि आपने ये से आप पहली बार देख रहे हो, आप जिस एरिया में रहते हो ये आपको पहली बार वहां पे मिली है स्पीशीज, राइट. और आपको पता चलता है कि ये स्पीशीज अभी तक किसी ने ढूंढी नहीं है. तो पहले आप क्या करोगे, यू विल डू द आइडेंटिफिकेशन. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये जो स्पीशीज है मेरी यहाँ पे, ये मेरी क्रैब है. देन सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे होता है इसको नाम देना, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नॉमेनक्लेचर. देन यू विल डू द समथिंग कॉल्ड एज माय नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर देना मतलब इसको अब आप अपना साइंटिफिक नाम दोगे. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार पता है क्या होता है, जो साइंटिस्ट जिस एनिमल को ढूंढता है उसका ही नाम उसे वहां पे मिल जाता है. कई बार ऐसा भी होता है. सो अज्यूम करो कि हर्षित ने अगर कोई नई स्पीशीज ढूंढ ली आज से 10 साल बाद, ही कैन एक्चुअली गिव हिज ओन नेम टू दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करा करते हैं. दिस समथिंग इज बीन डन. सो दैट इज समथिंग पीपल डू, एंड उसे हम कहते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर. क्या उसे फिर आप वहां पे एक सही तरीके से उसे आप वहां पे नाम दोगे. बट ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नाम रख दिया, बिट्टू, सोनू, ऐसे कुछ नाम नहीं रख सकते आप. यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर साइंटिफिक नेम, एंड इन दैट साइंटिफिक नेम यू हैव टू गिव योर नेम. यू कैन गिव योर नेम, और जिस लैब ने डिस्कस किया वो आप कर सकते हो. अरे किसी का कुछ सवाल है? सर इजी हो जाएगा सर, फिर याद रखना अगर इंडियन नेम. हाँ लेकिन वैसा नहीं होता, उसमें भी आपको रूल फॉलो करना पड़ता है. जीनस होगा और स्पीशीज होगा, और स्पीशीज के अंदर तुम अपना नाम डाल सकते हो, राइट. सो इट्स लाइक योर लाइकोपोडॉन श्रेया, ऐसे करके तुम डाल सकते हो अपना नाम वहां पे. जीनस हो गया लाइकोपोडॉन और स्पीशीज होगा आपका पे श्रेया करके. वैसे तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमने अपने नाम डाल दिया कुछ भी. वैसे नहीं कर सकते तुम, राइट. हैशटैग करके कुछ नाम नहीं डाल सकते तुम वहां पे. So that is the second thing you do over there. You do the nomenclature, and once you are done with the nomenclature, then the last step over here is going to be your क्लासिफिकेशन. उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली जब आपने उसकी नेमिंग यहाँ पे कर दी, उसके बाद आप इसे प्लेस करोगे एक सर्टेन ग्रुप के अंदर. तो आपने अपनी 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, तो वहां पे एक फाइलम होता था आर्थ्रोपोडा. कुछ याद है आपको? देयर वाज वन फाइलम कॉल्ड एज माय आर्थ्रोपोडा. यस सर. अगर 9वीं कक्षा आज नहीं आ रही तो 11th में भी आपने पढ़ाई होगा ये चैप्टर, जिसमें एक फाइलम होता है आपका. तो उसके अंदर भी आपके क्रैब्स आते हैं. सो क्लासिफिकेशन करने का मतलब यहाँ पे होता है कि नाउ यू आर प्लेसिंग देम इनटू राइट कैटेगरी. सो नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड द स्पीशीज, अब उसे आप प्लेस कर रहे हो अपने सही ग्रुप के अंदर. सो दीज आर द 3 थिंग्स यू हैव टू डू वंस यू फाइंड अ न्यू स्पीशीज. सो ये 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई चीज अगर समझ ना आए तो प्लीज लेट मी नो. सर आइडेंटिफिकेशन के बाद तो क्लासिफिकेशन होता है? नहीं बेटा, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे करते हो आपका नॉमेनक्लेचर, एंड देन यू गो फॉर द क्लासिफिकेशन, राइट. एंड देन यू गो फॉर द क्लास. उसके बाद आप वहां पे आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है. ये स्टेप आपको इस तरीके से याद रखना है. आफ्टर दिस, so what is identification over here? A process by which an organism is recognized from a other by already known organism and is assigned to a particular taxonomic group is called as my identification. तो यहाँ पे आप करते हो पहले अपना आइडेंटिफाई करते हो अपनी स्पीशीज को यहाँ पे. उसके बाद यू डू द नॉमेनक्लेचर, नेमिंग द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से आप इसे यहाँ पे नेमिंग कर दोगे, राइट. Standardized naming of the living organism such that of a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called as my nomenclature. अब nomenclature करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये आपको इस तरीके से करना है ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके. अगर मैं जाता हूं रशिया, और रशिया में जाकर अगर मैं किसी जूलॉजिस्ट को जाके बोलता हूं ना कि मैंने पैंथेरा पार्डस पे मैं स्टडी कर रहा हूं, तो वो समझ जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द लेपर्ड, ठीक है. सो दैट इज साइंटिफिक नेमिंग आपकी इस तरीके से यहाँ पे की जाती है. बेटा एक सेकंड रुकना. साइंटिफिक नेमिंग आपके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे की जाती है ताकि उसको आप ग्लोबल लेवल पे आप उसे वहां पे यूज कर सको. ऑल ऑफ देम थ्रू द वर्ल्ड कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट. बताइए श्रेया, बोलिए. सर क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर से पहले होता है ना, ये मैंने एक बुक में भी पढ़ा था. नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पे. हाँ, मैं वही आपको यहाँ बता रहा हूँ. नाउ फॉलो दिस. यू विल बी गोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन, then you go for the naming, and then you place the species into different groups, right. So आप इस तरीके से याद रखना. जब आप जनरली जब आप एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आप काम करते हो, this is what you will be doing over there. Once you identify that particular species, then you have to name them, and after them you have to place them in the right category over there, ठीक है. So that is what you do. Yeah, but in terms of like lower invertebrates, so आपका थोड़ा अलग हो जाता है, but generally you will find this is the thing you have to follow.
ठीक है, सो एज ए जनरल टेक्सोनॉमिक्स आप थोड़ा यहाँ पे सोचो दैट दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो इन दिस, ठीक है। चलो, सो वंस यू आर डन विद दिस, एक बार आपने यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कर ली, नाउ यू विल सी कि आप नेमिंग आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे करोगे। सो यू हैव इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, सो ICBN। सो बेसिकली अगर मुझे बॉटनी के अगर मुझे प्लांट्स को नेमिंग करना है तो दिस इज अ रूल फॉलोड बाय माय ICBN। कुछ रूल्स होते हैं जो ICBN ने बना के रखे होते हैं, उनके हिसाब से मैं अपने प्लांट्स के यहाँ पे आपका प्लेसिंग करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपने प्लांट्स को यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे एनिमल्स की अगर नेमिंग यहाँ पे करनी है, देन आई एम यूजिंग इंटरनेशनल कोड फॉर माय जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर किसी एनिमल को नेमिंग करना चाहते हो, देन देयर आर सम गाइडलाइंस जो आपको कुछ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने बना के रखे हुए हैं। दैट इज समथिंग आई विल बी यूजिंग टू आइडेंटिफाई माय पर्टिकुलर टू नेम माय पर्टिकुलर स्पीशीज। तो याद रखना ICBN क्या होता है, ICZN क्या होता है, दे आर द सिंपल थिंग्स। ये कुछ आपके इंटरनेशनल बॉडीज है जो आपको बताते हैं दैट हाउ यू हैव टू डू दोस थिंग्स। सर इन दोनों के ऊपर कोई होता है क्या? नहीं बेटा, ये एक इंडिविजुअल आपकी बॉडीज यहाँ पे होती है, एंड ऐसे और भी कई सारी बॉडीज होती है जो वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी बनाई जाती है। बैक्टीरिया को अगर आपको आइडेंटिफाई करना तो उसके लिए भी एक अलग बॉडी होती है। बट फिलहाल हमें याद रखना है, बिकॉज वी डोंट गेट इनटू दोस मेनी थिंग्स, कि बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए आपकी ये दो बॉडीज आपके यहाँ पे होती है, क्या? So these are the two bodies which actually control this. Classification, a process by which an organism is grouped into convenient categories on the basis of some easily observable character. So आप यहाँ पे क्लासिफाई करते हो कि आपको कौन से किसको कौन से ग्रुप के अंदर आपको पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एम्फीबियन मिलता है, अगर आपको फ्रॉग मिलता है, देन यू विल प्लेस देम इनटू द एम्फीबियंस। अगर आपको क्रोकोडाइल मिलता है, नया स्पीशीज, देन यू विल प्लेस देम इनटू द रेप्टाइल। सो दैट इज व्हाट यू क्लासिफिकेशन इज समथिंग व्हिच विल बी डन ओवर देयर। नाउ ये कौन सी स्पीशीज आपके सामने? नहीं मालूम? नो वन, ये नहीं देखी आपने कभी? शायद आपके घर के आसपास आपको आपने नहीं देखी होगी। हाँ, घर के आसपास आपको ये नहीं मिलेगी, बिकॉज दीज आर माय हिमालयन लंगूर। और आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के आसपास तो आपको लाल मुंह वाले बंदर मिलते होंगे, जिसको हम कहते हैं एज अ राइट। दीज आर माय हिमालयन लंगूर, दीज आर योर हिमालयन लंगूर। वैसे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब ये इतने कम हो चुके हैं दैट देयर पॉपुलेशन इज एक्चुअली गॉन वेरी डाउन, एंड यू फाइंड देम इन द हिल एरियाज। आप उत्तराखंड चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ, आपको ये देखने के आपको वहां पे मिल सकते हैं। और आज जो आपको जो घर के आसपास आपको मिलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। वो आपका होता है रिसस मकैक, दैट इज अ रिसस मकैक, जो आपके दिल्ली में आसपास आपको देखने के आपको मिल जाता है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। You do with the identification, then you go for the nomenclature, and then you do the classification of those particular species. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. These are the few things you follow all the time. Then we have a term like my biosystematics. अब जब आपके सामने biosystematic यहाँ पे टर्म आएगा, तो इसमें आप बेसिकली करते क्या हो? तो यहाँ पे this term will have three things. पहले तो हम यहाँ पे तीन चीजों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. We will add your all the things we have seen over here, like your identification. यहाँ पे आप करोगे, then you do your nomenclature, and then you do your classification. अब ये तीन चीजें तो आपके यहाँ पे आती है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो वैसे भी टेक्सोनॉमी के अंदर आ ही रहा था, व्हाट इज डिफरेंट इन बायोसिस्टमैटिक? तो ये तीन चीजें तो आप यहाँ पे करते ही हो, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो स्टडी द फाइलोजेनी, you also study the phylogeny of the particular species. अब phylogeny यहाँ पे आपका क्या होता है? Phylogeny बेसिकली आपके यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे होता है that you are trying to understand the evolutionary relationship between the species. You are trying to understand evolutionary relationship between the species. तो अगर आपके सामने कभी ये टर्म आता है फाइलोजेनी, तो आपको याद रखना है कि फाइलोजेनी सिंपली मींस दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ऐसा फाइलोजेनी। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करें एलिफेंट के बारे में, तो आपने सुना होगा या देखा होगा एलिफेंट के कुछ एंसेस्टर थे विच वर मैमथ। एक वूली मैमथ नाम का एनिमल हुआ करता था, विच इज एक्चुअली अ एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट्स के। उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा लाइक कोट होता था वूल सा, और वो एलिफेंट के साइड होता था। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एलिफेंट के एंसेस्टर्स कौन थे, कहाँ पे ये बिलोंग करता है।
क्या है इसके पुराने वाले एंसेस्टर्स, कौन है इसके पुराने वाले एंसेस्टर, क्या कॉमन ट्रेट्स है उनके अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट्स से हम बर्ड्स की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा कि बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर स्केल्स मिलते हैं आपको, बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको बर्ड्स के हाइंड लिम्स के अगर आपको स्केल्स मिलेंगे देखने के लिए, दिस इज समथिंग यू ओनली फाइंड इन द रेप्टाइल्स। ये स्केल्स आपको सिर्फ देखने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे रेप्टाइल्स के ऊपर। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी बर्ड को हाथ में पकड़ा होगा कभी या पास से देखा होगा, चाहे हेन हो, कबूतर हो या कोई भी बर्ड हो, उसके हाइंड लिम्ब आप कभी देखना, उसके ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे। और ये वाले यस सर। हाँ, और ये वाले स्केल्स, राइट, और ये वाले स्केल्स आपको सिर्फ मिलते देखने के लिए रेप्टाइल्स के अंदर। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच टेल्स यू समथिंग। अब मुझे आप बोलो, बताओ सोच के हैंड रेज करके कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दिस व्हेन यू सी दिस ट्रेट, व्हाट यू कैन टेल आफ्टर दिस, कि जब मुझे बर्ड्स के अंदर रेप्टाइल्स वाले ट्रेट यहाँ पे मिल जाए तो आप क्या कह सकते हो ये चीज को ऑब्जर्व करके। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए अरीशा, क्या लग रहा है आपको? I guess maybe about the ancestors we will get something. So when you see this, what you can tell? हाँ ठीक है, you get to know something about ancestor, but तुम क्या कह सकते हो यहाँ पे? They got this character from their ancestor, I guess. ठीक है, Maybe ठीक not. है, ओके, ऑलराइट, बताओ। ओके ठीक है, ट्रू, ओके, श्रेया आप बताओ। सर कि ये इनके पहले एंसेस्टर्स रहे हैं और इनका इनके साथ कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड मुस्कान? नो सर, इसका आंसर ये है, मतलब ये हो सकता है कि जो रेप्टाइल्स है हमारे पास, उनके पास स्केल्स है, इसका मतलब कुछ रिलेशन होगा उनका एज के साथ, क्योंकि उनके पास भी स्केल्स है। राइट, राइट। आलिया कुछ ऐड करना चाहते हो इसके अंदर? सर विद कोर्स ऑफ टाइम हम ये देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है रेप्टाइल्स का हमारे बर्ड्स में, हम इससे ये रिलेट कर सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप इससे निकल सकता है अपना। राइट, ट्रू। सो आप चारों ने यहाँ पे मिलके यू हैव एक्चुअली गिवन मी समथिंग व्हिच इज वेरी फॉर्मेडेबल। बिल्कुल आपका सही आपका आंसर है कलेक्टिवली, दैट ये मैं जब कैरेक्टर देखता हूँ आई कैन एक्चुअली से दैट बर्ड्स मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। आपके रेप्टाइल्स में से एक लीनिएज आपका बना के निकला है और उस लीनिएज में से आपके बर्ड्स बने। आई कैन क्लियरली से दैट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज, और इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे फाइलोजेनी। एंड आई टेल यू समथिंग, ये ट्रू है कि आपके जो बर्ड्स है ना, उनके एंसेस्टर रेप्टाइल्स ही थे। अगर आपने कभी जुरासिक पार्क नाम की पिक्चर देखी है या अगर आपने कोई कार्टून देखा है, तो वहां पे होता है डायनासोर जो उड़ रहा होता है, जिसके पास पूरा पेटेजिम होता है पूरा सा, और वो उड़ के जा रहा होता है इधर से उधर, राइट। सो पीपल डू बिलीव, हाँ, पीपल डू बिलीव दैट वेरी स्ट्रांगली, देन इट इज उसके एविडेंस भी है हमारे पास कि यस, रेप्टाइल्स में से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए, एंड देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन देम। That is true. So यहाँ पे आपने क्या किया, आप चारों पांचों ने मिलकर यहाँ पे you have actually understood or tried or made me understand what is my evolutionary relationship over here, right? और इसको हम कहते हैं यहाँ पे phylogeneity। तो biosystematics में आप यही चीज करते हो, along with the general taxonomy you also try to understand the phylogeneity। आप यहाँ पे phylogeneity भी आप समझने की यहाँ पे आप अपनी कोशिश करते हो, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। So that is what you find doing in the biosystematics के अंदर। पता है एक आपका एनिमल का नाम आपने सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स करके, आपने 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा इस चीज को इन योर एवोल्यूशन आर्कियोप्टेरिक्स। सो क्या था, इट वाज हैविंग सम ट्रेट्स ऑफ द बर्ड्स एंड इट वाज हैविंग सम ट्रेट्स ऑफ द रेप्टाइल्स, दैट वाज माय आर्कियोप्टेरिक्स। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी, दैट इज व्हाट यू फाइंड ओवर देयर, ठीक है, दैट इज आल्सो ठीक है। अच्छा, बाकी लड़के लोग हैं क्लास में? नहीं है, कहाँ गए सब लोग? हर्षित, आफ्ताब, पीयूष, यस सर। हो ना, सब ठीक चल रहा है ना, समझ आ रहा है? बोलो कुछ। यस सर, समझ आ रहा है। चुप हो गए आप लोग तो एकदम, पता नहीं, ठीक है। So the term systematic was given by the Linnaeus. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of the organisms, right? The term systematic was referred to study of the diversity of organism and their evolutionary relationship. So even biosystematic या सिर्फ systematic दोनों term का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है, where you understand the biodiversity along with their phylogeny. The scope of systematic was later enlarged to induce identification, nomenclature, and classification of the organism. Now the systematic includes
टेक्सोनॉमी, जो हम जानते क्या होता है, एंड द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बताइए हर्षित, बोलिए। चलो बोला सर फाइनली। इस पेज को एक बार दोबारा समझा दो। ये पेज में आपको एक रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे आपको रीडिफाइन कर रहा हूँ मैं, बायोसिस्टेमैटिक्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो बायोसिस्टेमैटिक्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे आपको, कि इसके अंदर आपका क्या आता है, यू विल इंक्लूड अ टेक्सोनॉमी, along with that when you understand the evolutionary relationship over there, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बायोसिस्टेमैटिक। ओके, तो इसके यहाँ पे लिखा गया है, द टर्म सिस्टमैटिक वाज रेफर्ड टू एज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। उसी तरीके से वही चीज आपके यहाँ पे नीचे लिखी गई है। आज की डेट में इसको हमने इतना ब्रॉड कर दिया है, लाइक इतना सिंप्लीफाई कर दिया है इस टर्म को, दैट सिस्टमैटिक इंक्लूड्स योर बेसिक टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर आपका आता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ यू आल्सो इंक्लूड योर फाइलोजेनी, दैट मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये चीजें आपको रखनी है यार। दिस पिक्चर टेल्स यू अबाउट दिस स्लाइड टेल्स यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ माय बायोसिस्टेमैटिक्स, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं कह रहा हूं ना कि मैं कुछ बायोसिस्टेमैटिक स्टडी कर रहा हूं, तो समझ जाना कि मैं नॉर्मल टेक्सोनॉमी तो कर ही रहा हूं, और उसके साथ साथ आई एम आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके एंसेस्टर क्या आते हैं, वो स्पीशीज के, दैट इज माय बायोसिस्टेमैटिक, राइट। Now, biologists follow universal accepted principle to provide scientific names of the organism, right? Of the known organism. तो एक तरीका होता है इसके थ्रू आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो। Each name has a two component, generic name and specific epithet. तो जीनस और स्पीशीज आपको मिलता है हर एक नाम के अंदर, ये बात आप जानते हो यहाँ पे। This system of providing a name with two component is called as my binomial nomenclature. This system of providing a name with a two component is called as my binomial nomenclature, जो आपको दिया था आपका Carolus Linnaeus ने, he was the one who gave us that component. चलो, अब आपके रूल्स क्या होते हैं? Let's quickly try to understand कि जब मैं कोई नेमिंग करता हूं तो उसके जनरल रूल्स में यहाँ पे क्या फॉलो करूंगा। पहला रूल, आप साइंटिफिक नेमिंग के लिए आप सिर्फ अपनी एक ही लैंग्वेज यहाँ पे यूज करोगे, दैट इज माय लैटिन लैंग्वेज, राइट। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, राइट। याद रखना, हम लैटिन लैंग्वेज इसलिए लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज। ये एक डेड लैंग्वेज, इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता बातें करते समय, राइट। सो वी कैन एक्चुअली यूज दिस लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक नेमिंग। ओके, सो लैटिन लैंग्वेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet. ये बात हम बार बार देख चुके हैं, we have seen multiple times ये चीज। These are two things you have to know. अब मेरा एक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग, लैटिन काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा और फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कोई हैंड रेज करके मुझे बताना, व्हाट डू मीन बाय अ टर्म पैशन? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? व्हाट डू मीन बाय टर्म पैशन? PASSION। सिंपल हिंदी में बता दो, कोई ऐसे वर्ड डिटेल में मुझे नहीं चाहिए। बताइए पूर्वा, क्या लगता है आपको एक टर्म? सर किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग फीलिंग की, मतलब अपने एंथुसियाज्म की तरह, या फिर किसी भी चीज की कोई एक्साइटमेंट या डिजायर। राइट, एक चलो स्ट्रॉन्ग डिजायर टुवर्ड्स वन थिंग, ठीक है। आफ्ताब, आप कुछ बनाना चाहोगे इसके अंदर? आफ्ताब सर मतलब किसी के प्रति इतना इच्छा, मतलब फीलिंग आना ऐसी कि उसके बिना मतलब ऐसा लगना कि जिंदगी अधूरी है। सही है, वो जुनून होना किसी चीज का, पर्टिकुलर हाँ कुछ करने का, या फितूर होना किसी चीज का, है ना। हर्षित बताओ, आपको क्या लगता है? सर किसी चीज को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिटर्मिनेशन। राइट, ये भी सही है, ठीक है। सो आई थिंक या दीज आर, या ऑल ऑफ यू हैव शेयर्ड योर आंसर्स। अरीशा, आपका कुछ बाकी है क्या? या बोलो। The same things are strong passion. Yeah, passion is just like strong affection towards something or emotion. That's all. राइट, होता है ना, कई बार ऐसे कहते हैं कि मेरा गिटार बजाना मेरा पैशन है, या लाइक क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है। होता है ना, लाइक लोग कहते हैं लाइक दैट, यार ट्रू। सो यू हैव गिवन मी डेफिनेटली, यू सो यू नो योर थिंग। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। द passion term was derived from a word passy, PASSI, passy. There is a term called as a passy, उसमें से term निकला passion, and passy is a Latin word, and passy word actually means to suffer.
अब ये इंटरेस्टिंग हो गया. नाउ यू कैन एक्चुअली थिंक व्हाट एक्चुअली पैशन मीन्स इन द रियल वर्ल्ड. तुम अब सोच सकते हो. Because passi in Latin actually means to suffer. आप कोई बता सकता है what it must be meaning, what it actually means? बताओ श्रेया. सर ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लेकिन हमें उसको पाने के लिए सफर करना पड़ेगा बहुत ज्यादा. True. Passion actually means that only. There's something you want to have willingly, but there's a cost you have to pay for that, and you're willing to suffer for that. So you are so into it that you are willing to bear that thing. You are willing to go through those things which can be painful and suffering, but you have a strong inclination. That is the actual Latin meaning of passive. उसमें से ये word निकल के आया है. So passion का real में इतना मतलब simple नहीं होता कि strong inclination या strong affection towards one thing. It's much more like the willingness to voluntarily choose कि ये मैं करना चाहता हूँ, and while doing so I will suffering to number of things, but that's what I want. That is something I'm into. That is actually Latin meaning of this term. तो ऐसे so that is why Latin is quite a interesting language. इसमें कई सारे terms को आपको काफी चीजें आपको पता चलती है वहां पे. बताइए हर्षित, बोलिए. सर हम नोमेनक्लेचर सिर्फ लैटिन में क्यों करते हैं, और कोई लैंग्वेज भी तो ले सकते हैं? क्योंकि लैटिन आपकी डेड लैंग्वेज है जो इस्तेमाल नहीं की जाती, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर नेमिंग ऑफ द साइंटिफिक स्पीशीज. वैसा है. बाकी जो लैंग्वेज होती है ना वो कई बार यूज की जाती है, वो इवॉल्व होती रहती है. ये लैंग्वेज अब इवॉल्व नहीं होगी, ये बनी है, अब इसके अंदर कोई इवोल्यूशन आपका होगा नहीं. तो दैट इज व्हाई वी यूज दिस लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फॉर नेमिंग द स्पीशीज. इसमें कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. ठीक है. तो दो चीज याद रखना आपका यहाँ पे, that once it's a Latin language जो हम यहाँ पे यूज करेंगे scientific naming के लिए. Second चीज, you will be using a genus and the species over there. चलो, this is one of the magpie bird है आपका यहाँ पे, which is seen in the rainforest, not in rainforest, in the Himalayan belt में आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. Point number 3, both words in the biological name when hand written are separately underlined. अगर आप कोई scientific नाम को अगर आप लिख रहे हो, if I am writing something like your Panthera pardus, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं हाथों से तो मैं उसे वहां पे अंडरलाइन करूंगा. सिंपल. अगर मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं देन आई हैव टू प्रिंट देम इन इटैलिक्स. अगर मैं टाइप कर रहा हूं देन आई हैव टू प्रिंट देम इन द इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन. अगेन दैट्स रूल नंबर 3. रूल नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल. हमेशा देखना आप यहाँ पे आप कि जीनस जब आपका स्टार्ट होगा इट विल बी अ कैपिटल ओवर हियर, और जब आपका स्पीशीज आपके यहाँ पे स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ड उसका जो होता है वो आपके यहाँ पे स्मॉल होगा. राइट. सो स्पीशीज एपिहेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. It can be illustrated with the example of my Maginifera indica, जो है आपके यहाँ पे मैंगो. So ये आपके कुछ 4 रूल्स है आपके यहाँ पे along with the 5th rule. Name of the author appears of the species epithet at the end of the biological name. तो अगर आप ऑथर का नाम डालना चाहते हो, अगर आप ऑथर का नाम अगर आप मेंशन करते हो तो स्पीशीज के बाद आपका वो आएगा. फॉर एग्जाम्पल Maginifera indica के बाद आपके यहाँ पे लीनियस का नाम यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्ट के अंदर. राइट. सो LINN हम यहाँ पे करके मेंशन कर देंगे. तो ये कुछ आपके यहाँ पे रूल्स हैं. दीज आर द रूल्स यू हैव टू फॉलो व्हेन यू गो फॉर अ साइंटिफिक नेमिंग. तो आपके सामने रूल्स के ऊपर बेस्ड सवाल आ सकता है. दे कैन गिव यू अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रूल्स. ओके. तो ये हो गया आपके यहाँ पे 5 रूल विच आर वेरी सिंपल. आई होप ये 5 रूल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं. दे आर क्वाइट सिंपल टू बी अंडरस्टूड. इतना क्लियर है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ वंस वी आर डन विद दिस वी कैन हैव अ लुक एट व्हाई नॉट यूज वर्निकुलर नेम्स. क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चलो आप साइंटिफिक नेमिंग इतनी कर रहे हो, आप कॉमन नेम यूज कर लो. अब कॉमन नेम के साथ दिक्कत क्या आती है? दे कैन बी कंफ्यूजिंग. वी कैन नॉट यूज अ कॉमन वर्निकुलर नेम्स बिकॉज दे कैन बी कंफ्यूजिंग. दे कैन बी कंफ्यूजिंग. मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं. जैसे अगर मैं लेपर्ड की बात करूं तो लेपर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तेंदुआ बेटा, यानी तेंदुआ. तेंदुआ. चीता तो चीता होता है. राइट. सो तेंदुआ कहते हैं हम लोग इसे. लेपर्ड को हिंदी में हम तेंदुआ कहते हैं. अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे ना तो इसको महाराष्ट्र में इसको हम बोलते हैं बिबट्या. बिबट्या. बिबट्या इज अ नेम फॉर माय लेपर्ड. और अगर आप गुजरात में आते हो तो गुजरात में लेपर्ड को कहा जाता है आपका यहाँ पे एज अ दीपड़ो. स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो सकती है बट आई होप यू अंडरस्टैंड. सो योर नेम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन.
सो दीज आर माय वर्निकुलर नेम्स, ये लोकल नेम आपके यहाँ पे हो गए। अब सिंपल सी बात है बेटा, अभी तुम जाओगे इंग्लैंड में जाके तुम बोलोगे कि हमारा पे तेंदुआ दिखता है, तो उन्हें क्या ही समझ आएगा, राइट? दे वोंट इवन अंडरस्टैंड। वो सोचेंगे कि तुम अभी कुछ लंच बॉक्स से निकाल के कुछ खाने के लिए तुम उससे दोगे वहां पे, राइट? ही वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज वर्निकुलर नेम्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग। ये आपके कंफ्यूजिंग आपके यहाँ पे हो सकते हैं, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड ग्लोबली, दे आर कैन नॉट बी यूज्ड, they cannot be used globally। सिंपल सी बात है, आप इसे ग्लोबली थोड़ी यूज कर सकते हो। तो इसलिए आप क्या करते हो, यू आर गोइंग टू गो फॉर माय साइंटिफिक नेमिंग। इसलिए आप यहाँ पे अपनी साइंटिफिक नेमिंग यूज करते हो ताकि फिर उस स्पीशीज का नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका पे सेम रहेगा। तो याद रखना, वर्निकुलर नेम्स हम यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है ना, आप समझ सकते हो कि आप एक कॉमन नेम यूज कर रहे हो जो हर जगह चेंज हो रहा है, तो आपके लिए कभी भी वो हेल्पफुल नहीं होगा, वो हमेशा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा, वो आपका मिसलीडिंग आपका यहाँ पे होगा। सर इंग्लिश नेम तो ग्लोबली है, उसके अंदर भी क्या होता है ना बेटा, उसके अंदर आई टेल यू समथिंग, टाइगर इज अ कॉमन नेम ग्लोबली, राइट? लेकिन टाइगर की भी अलग अलग सब स्पीशीज होती है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, अपने यहाँ पे जो टाइगर मिलता है दैट्स अ बंगाल टाइगर, जो टाइगर आपको मिलता है साइबेरिया में दैट्स अ साइबेरियन टाइगर, फिर एक टाइगर आपको मिलता है सुमात्रा में जिसे हम कहते हैं सुमात्रन टाइगर, और ये सारी की सारी अलग अलग स्पीशीज है, दे आर ऑल माय डिफरेंट डिफरेंट सब स्पीशीज। तो इसलिए साइंटिफिक नाम यूज करने से ही आपको आइडिया लगता है। सो साइंटिफिक नाम आपको बेसिकली बताता है कि यार ये जो स्पीशीज है मेरे यहाँ पे, ये कौन सी एरिया को बिलोंग करती है। सो दैट इज व्हाई इट्स बेटर टू यूज द साइंटिफिक नेम बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी, राइट? जैसे बेर हो गया, अब बेर की कितनी सारी पॉपुलेशन होती है आपकी, अलग अलग स्पीशीज आपकी होती है, तो इसलिए साइंटिफिक नाम ही आपको यहाँ पे हेल्प कर पाता है, ठीक है? अब क्योंकि उसमें वर्ड का अब मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, यस वर्ड का मीनिंग भी आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सी बात है। द वर्ड का मीनिंग आपके यहाँ पे चेंज नहीं होता, सो दैट इज आल्सो वन थिंग व्हिच विल बी डन ओवर देयर, द थिंग, ओके ओके ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ओके? अब यहाँ पे इस सवाल को देखो आप, 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है दैट नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं आपके नॉमेनक्लेचर के। Which of the following is contrary to the rules of the nomenclature? इनमें से कौन सा एक आपका अगेंस्ट है to the rule of the nomenclature? Take your time and then raise your hand. ध्यान से देखो क्वेश्चन को and then raise your hand to answer this. अरे हैंड रेज करना है, चैट में मत करो, हैंड रेज करो, देन हम देखते हैं। बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए बोलिए अनम्यूट करके माइक पे प्रेस करिए। ये कह रहे हो आप प्रणवी, आप हाँ जी प्रणवी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट। भी यहाँ पे यार सब लोग एक के साथ एग्री करते तो सब लोग एग्री करते हैं। Yes, करते sir. हो आप सब लोग एग्री यहाँ पे एक के साथ? दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। Option A. बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। यू कैन नॉट राइट देम इन एनी अदर लैंग्वेज, यू हैव टू राइट देम ओनली इन लैटिन लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही, ए जो स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे वो यहाँ पे मेरा सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड दैट इज व्हाई ये मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। Select the correct written scientific name of mango which was first described by my Carlos Linnaeus। So बताइए इनमें से कौन सा सही तरीके से नाम लिखा गया है जहां पे हमारे कार्लस सर का भी मेंशन होगा। बताइए इसका आंसर। आशिया, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। सलोनी, आपको क्या लग रहा है? सलोनी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सलोनी मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये नाम अपने हाथों से लिख रहा होता तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना पड़ता? सर अगर हाथों से लिख रहे रहते तो जैसे कि मैगी करेंडी का है तो उसमें एम जो होगा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा जनरल का, और स्पीशीज का जो होगा फर्स्ट लेटर वो स्मॉल में आएगा, और जो इटैलिक मतलब कि थोड़ा टेढ़ा करके लिखना होगा और अंडरलाइन करना होगा। सुनो, टेढ़ा नहीं करना है, आप सीधे लिखोगे, बस आप अंडरलाइन कर दोगे वहां पे, इटैलिक टाइप, ठीक है? दैट इज द ओनली थिंग यू डू। सो या सो अगर आप लिखते हो तो हैंड लिखना, आप सिंपली लिखो, टेढ़ा मत करो, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड ओवर देयर, जीनस और स्पीशीज को आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है? वो टेढ़ा इटैलिक में आप जब टाइप करोगे तब आपको वो आ जाएगा, ठीक है? बायो सिस्टमैटिक को लेके आपके सामने यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, टेक योर टाइम एंड बताइए कि आपको इनमें से कौन सा ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट लगता है in terms of biosystematics।
ये भी कर सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं, हो जाएगा आप लोगों से। सो किसको हम, एलेक्स बताओ क्या होगा इसका आंसर, बता दो एलेक्स। सर सी। फिर आपको, अरे बोलिए। यस सर। हाँ नहीं, आपका आ गया, पूर्व आप बताइए। You have to unmute yourself, people. You have to unmute yourself. क्या बटन काम नहीं कर रहा आपका? हिमांशी क्या होगा इसका आंसर? Sir, C. Right. So we ask many people just to know कि we are on the same page. So yes, option C becomes a much more appropriate answer over here because यहाँ पे आप वही बात करो जो मैंने आपको बताई थी। बायोसिस्टमैटिक जब भी आपके सामने टर्म आता है, आप बात करोगे अबाउट फाइलोजेनी, you will talk about the evolution and the relationship in the ancestors. So the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of the various parameter from all the fields of the studies. So yes, option C बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। Which of the following is against the rule of ICDN? इनमें से कौन सी चीज आपके रूल्स के अगेंस्ट है? Take your time and then raise your hand. इसका आंसर बताइए। यशवी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। एंड अंजलि कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर डी। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये स्टेटमेंट गलत है? इसमें क्या सी होना चाहिए था, मतलब आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए, फिर ये कैसे लिखना चाहिए? सर क्योंकि जेनर में ना फर्स्ट लेटर होता है। राइट, और स्पीशीज के अंदर पहला आपका अल्फाबेट होता है। राइट, बिल्कुल सही। तो ये है अगेंस्ट द रूल ऑफ माय आईसीडीएन, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सो यू हैव दिस 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द हायरार्की, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे किंगडम से, देन वी हैव फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशीज। अब रूल आपका यहाँ पे ये कहता है आपके साथ, यू स्टार्ट विद द, व्हेन यू स्टार्ट विद द किंगडम, और जब आप यहां से आप जाते हो नीचे आपके टुवर्ड्स योर स्पीशीज, गो टुवर्ड्स द स्पीशीज, तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, आप डिसेंड कर रहे हो। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, सो आर डिसेंडिंग ओवर हियर, राइट, फ्रॉम अ बिगर ग्रुप यू आर गोइंग टू अ स्मॉलर ग्रुप। तो जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आप यहाँ पे जा रहे होते हो, तो याद रखना आपके कॉमन कैरेक्टर आपके इंक्रीज करेंगे। सो वी आर डिसेंडिंग फ्रॉम द किंगडम टू स्पीशीज, तो याद रखना जितना आप नीचे रहोगे, जितना आपका नीचे आपका टेक्सोनॉमिक ग्रुप होगा, उतने आपके कॉमन कैरेक्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सो विल फाइंड मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल सीन ओवर हियर। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर स्पीशीज की अगर मैं बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को अगर मैं स्टडी करता हूँ, सो दे विल हैव मोर कॉमन कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, दे विल हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरा यहाँ पे जैसे मैं स्पीशीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं जीनस की भी यहाँ पे बात करूँ, समझे यहाँ पे मेरा एक ग्रुप आ रहा है, दैट्स माय जीनस। तो अगर मैं जीनस की भी बात करूँ, तो जीनस विल आल्सो हैव अ ग्रुप ऑफ गुड कॉमन कैरेक्टर्स, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। जीनस के अंदर भी मुझे यहाँ पे कई सारे कॉमन कैरेक्टर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ओवर हियर आल्सो आई विल हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। बट जब मैं जीनस को कंपेयर करता हूँ कोई दूसरे ग्रुप के साथ, विद लेट्स अज्यूम यहाँ पे फैलम के साथ, सो समझो मेरा एक ग्रुप है मेरा यहाँ पे फैलम, तो फाइलम के अंदर कॉमन कैरेक्टर निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। सो इफ आई से दिस इज अ फाइलम ओवर हियर, तो फाइलम के अंदर टू कैरी आउट यू विल हैव लेस कॉमन कैरेक्टर, यू विल हैव लेस कॉमन कैरेक्टर। अब अगर आपको ये बात मेरी यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास आपकी घरेलू बिल्ली है, आपके सामने लेपर्ड है, इन दोनों में क्या आपको कॉमन कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे? विल यू फाइंड कॉमन कैरेक्टर बिटवीन देम? No, sir. यस सर। No, sir. Yes, sir. मिलेंगे बाबा, मिलेंगे। Yes, sir. घरेलू बिल्ली एंड you will find some common character in them, right? They are both belong to the cat family, so you'll have some common character in them. ठीक है? Yes. अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी यहाँ पे एक लेपर्ड है एंड यू हैव अ टाइगर एंड लायन, सो कैन आई से टाइगर, लायन एंड लेपर्ड विल हैव अ कॉमन कैरेक्टर? Yes. मिलेंगे बाबा, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ना। Yes, sir. टाइगर, लेपर्ड और लायन के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर कई सारे मिल जाएंगे, जैसे कि बोथ ऑफ देम आर लाइक लार्ज कैट्स, बोथ ऑफ देम हैव अ लार्ज कैनाइन, तीनों के तीनों आपके लार्ज कार्निवर्स है, नॉक्टर्नल होते हैं, राइट, हंट देयर एनिमल्स, राइट। सो दीस आर द कॉमन कैरेक्टर आई विल फाइंड इन देम।
तीनों में आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक सिंगल जीनस, लेपर्ड, टाइगर और लायन, तीनों एक जीनस के अंदर आते हैं एंड दे हैव सम वेरी हाई नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। यू हैव लेपर्ड, व्हेल एंड योर लेट्स से एलिफेंट, लेपर्ड, व्हेल एंड एलिफेंट। क्या इन तीनों में आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे? No. No, No, sir. नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तीनों काफी दूर दूर दे डू हैव कैरेक्टर कॉमन बट ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप देखोगे लेपर्ड, व्हेल और एलिफेंट के बीच में ऑल थ्री ऑफ देम बिलोंग टू द क्लास मैमल्स, तीनों के तीनों Yes. बिलोंग करते हैं क्लास मैमल्स को, इतना आप जानते हो। बट इवन दो मैमल्स के अंदर आ रहे हैं बट उनके अंदर कॉमन चीज निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप ये बात समझो, जैसे आप ऊपर से नीचे आने लगते हो ना, द अमाउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू इंक्रीज, यू विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। सो जितना आप नीचे जाते हो द अमाउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू इंक्रीज। और जब आप ऊपर वाले ग्रुप्स को आप स्टडी करते हो देन यू विल हैव उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर निकालना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज हम आगे जाके सीखेंगे। सो याद रखना, जब आप डिसेंड कर रहे होते हो देन द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम जीनस और व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द स्पीशीज टुवर्ड्स द किंगडम, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आप यहाँ पे जा रहे होंगे, सो द अमाउंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू डिक्रीज, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू डिक्रीज। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू इंक्रीज। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल Yes, ऑफ यू? sir. यस सर। और Yes, हाँ, ma'am. और फोर्सफुली यस मत बोलना, समझ आ रहा है तभी बोलना, ठीक है? बाकी एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको और ये यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। चलो, सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बीइंग प्रपोज्ड बाय लिनियस, दीज आर ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो आपको फॉलो करनी होती है। सम स्मॉलर सब कैटेगरीज मे बी एडेड फॉर मोर प्रिसाइज पोजीशन ऑफ द स्पेस। कुछ सब कैटेगरीज आपको मिल जाती है, जैसे कि टर्म लाइक योर सब फैमिली आपको मिलती है, बट हमें इतना डिटेल में सीखना नहीं है। बट यू विल हैव समथिंग लाइक अ सब फैमिली और सब ऑर्डर करके आके आपको स्मॉल और कैटेगरीज आपको मिल जाती है, बट इतना डिटेल में आपको भी नहीं सीखना, ठीक है? ये आप सीखोगे अगर आपको सेमी टेक्सोनॉमिस्ट बनना होगा तब आप सीखोगे, अभी नहीं। चलो, तो मोर कॉमन कैरेक्टर इन द लोअर कैटेगरीज, जो मैंने आपको बोला था, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिलते हैं लोअर कैटेगरीज के अंदर, मतलब जीनस, स्पीशीज, फैमिली, उसके अंदर आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। लोअर द टेक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेयर्ड, जितना लोअर होगा आपका टेक्सा उतने कॉमन कैरेक्टर्स आपको वहां पे शेयर करे हुए आपको वहां पे मिल जाते हैं। इन द हायर कैटेगरी इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। जैसे मानो एग्जांपल दिया आपको, आपके सामने वेल है, एलिफेंट है एंड यू हैव अ जिराफ। अब आपसे पूछे कि यार बताओ यार क्या कॉमन ट्रेट इसमें, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है बताना। कुछ चीजें आप बता सकते हो बट सारी आप नहीं बता सकते। सो इन हायर कैटेगरी इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So let's start with the species. So species basically means a group of organisms with a similar morphology and they can interbreed among themselves. इसको बोलते हैं हम यहाँ पे as a species. A species is a group of organisms with a similar morphology which can interbreed among themselves and produce fertile offspring. जैसे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे है लेपर्ड, 3 लेपर्ड आपके सामने बैठे हुए, और राइट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके लायंस। बाय द वे लायंस इंडिया में मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं नहीं मिलते हैं? थम्स अप मत दो, बताओ मिलते नहीं मिलते हैं? मिलते मिलते हैं, I सर guess. मिलते हैं। मिलते हैं सर। मिलते हैं आई मिलते हैं गेस। सर। कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सर बंगाल। नोएडा, गुजरात। बंगाल। अरे गुजरात, गुजरात गुजरात। इतना मालूम होना चाहिए। बाय द वे ये मालूम होना चाहिए आपको, इरिस्पेक्टिव कि तुम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स यू शुड नो, बिकॉज सिर्फ गुजरात में ही मिलते हैं। सो इंडिया में आपको मिलते हैं एशियाटिक लायन, बल्कि मैं कहूंगा वर्ल्ड में एशियाटिक लायन सिर्फ आपको गुजरात में मिलते हैं। दिस इज वेयर यू विल गेट टू सी योर एशियाटिक लायंस। और वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आपको नेशनल पार्क में भी जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल पार्क भी याद रख लेना, दिस इज द नेशनल पार्क कॉल्ड एज माय गिर नेशनल पार्क। सुना है कभी आपने इसका नाम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। नहीं इतना गिर नेशनल पार्क में आपको मिल जाता है आपके देखने के लिए आपके एशियाटिक लायंस। अब ये इन्फॉर्मेशन कोई जनरल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज यू कैन फाइंड सच क्वेश्चन कमिंग इन नीट एग्जाम एज वेल। आपका एक ऐसा चैप्टर भी आता है आपके प्रोग्राम के दौरान जहाँ पे आपको नेशनल पार्क के नाम याद रखने पड़ते हैं, तो अभी से याद रख लो। सो एशियाटिक लायंस आर सीन इन गुजरात एंड दे आर सीन नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, बस यहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन दिस। सो दीज आर द स्पीशीज इन फ्रंट ऑफ यू। तो स्पीशीज याद रखना, दे आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स which can interbreed,
जो अंदर के अंदर ब्रीडिंग कर सकते हैं एंड दे कैन मेक अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब याद रखना, लेपर्ड अलग स्पीशीज है आपके यहाँ पे, लेपर्ड इज अ डिफरेंट स्पीशीज, और आपका एशियाटिक लायन इज अ डिफरेंट स्पीशीज। आप लेपर्ड और लायन को ब्रीड नहीं करा सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट स्पीशीज। तो याद रखना, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट स्पीशीज, तो आप इन दोनों को ब्रीड नहीं करा सकते हैं, बट दोनों अंदर के अंदर ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आपको बना के दे सकते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ माय स्पीशीज। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, सो दैट्स अ लोअर मोस्ट कैटेगरी, दैट्स अ लोअर मोस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, दैट्स माय स्पीशीज। उसके बाद आपके यहाँ पे आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट्स योर जीनस। अब जीनस में आपको क्या मिलता है, डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज that are related to each other and have more common characters as compared to the species of the another genera। तो आपके कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आपके यहाँ पे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज आपके सामने यहाँ पे, which have some common character within themselves, इनके लिए हम एक सिंगल जीनस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। लेपर्ड का नाम आपका यहाँ पे था, क्या नाम था? Panthera pardus। पैंथेरा पार्डस, राइट। उसी तरीके से आपका जो टाइगर होता है उसका नाम आपका यहाँ पे होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रेस, टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सॉरी टाइग्रेस, टाइगर का। हाँ राइट, बिल्कुल सही। एंड देन यू हैव योर लायन व्हिच गोइंग टू बी पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। अब इसमें बताया क्या होता है आपका, यू हैव, आपको ये बात मालूम होगी शायद से, लायन की भी दो पॉपुलेशन आपको मिलती है वर्ल्ड में। हाँ सुनो, लायन की आपको दो पॉपुलेशन आपको मिलती है, एक मिलती है एशिया में और एक मिलती है अफ्रीका में। सुना होगा ना आपने, अफ्रीकन लायंस करके होते हैं। सो दैट इज योर, हाँ दैट इज योर पैंथेरा लियो पर्सिका। उनका नाम थोड़ा अलग हो जाता है, और हमारे यहाँ पे जो मिलती है उनका नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो। ओके, वैसे ही आपको मिलेगा आपका एलिफेंट की दो स्पीशीज, एक अफ्रीकन मिलती है और एक आपको एशियाटिक मिलती है, राइट। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, बट या यू कैन फाइंड सच पॉपुलेशन एज वेल। सो नाउ यू हैव अ पैंथेरा पार्डस, टिग्रिस एंड योर पैंथेरा लियो। अब तीनों के अंदर कॉमन क्या है, जीनस इनका यहाँ पे कॉमन हमने रखा हुआ है पैंथेरा। सो पैंथेरा जीनस के अंदर हमने इन तीनों को रखा हुआ है क्योंकि ऑल थ्री ऑफ देम शेयर अ गुड नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है और उसके अंदर आपको कई सारे कॉमन कैरेक्टर अगर आपको वहां पे मिल जाते हैं, देन यू कैन कीप देम इनटू अ सिंगल जीनस। तो आप उन्हें सिंगल जीनस में आप यहाँ पे रख सकते हो। तो तीनों का जीनस आपका यहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे पैंथेरा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ। यू कैन हैव एग्जाम्पल लाइक योर, मैं साइंटिफिक नाम लिखता हूँ, आप मुझे बताना ये कौन सा एनिमल हो सकता है। दिस इज अ नेम लाइक योर कैनिस लूपस। गूगल मत करना, फटाफट बताओ। डॉग, डॉग नहीं है, लेकिन डॉग से पास का है, लेकिन वाइल्ड होता है, ये वाइल्ड एनिमल। वुल्फ, वुल्फ है ये, राइट। कैनिस लूपस इज गोइंग टू बी द वुल्फ, राइट। एंड देन यू हैव अ कैनिस फेमिलियारिस। ये डॉग ये है। होता है, हाँ ये डॉग है। डॉग की फैमिली। तो अब दोनों, हाँ तो दोनों में अब क्या मिलेगा, बोथ ऑफ देम आर केप्ट इन द सेम जीनस। दोनों के जीनस आपके यहाँ पे सेम हो गए, राइट। सो कैनिस लूपस एंड कैनिस आर द टू डिफरेंट स्पीशीज, बट दे हैव बीन केप्ट इनटू अ सिंगल जीनस बिकॉज सारे कॉमन ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके पास दो चार स्पीशीज है जिसके अंदर कई सारे आपको कॉमन ट्रेट्स मिल जाए, देन यू विल कीप देम इनटू अ सिंगल जीनस। ये मैं एनिमल्स के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। आई कैन डू द सेम थिंग फॉर प्लांट एज वेल, आई कैन डू द सेम थिंग फॉर अदर ग्रुप एज वेल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Alright. Then genus can have more than one species। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जीनस जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रही है। एक जीनस में आपको कई सारी स्पीशीज आपको दिख जाती है। टाइगर भी आ रहा है इसके अंदर, लेपर्ड भी आ रहा है आपके इसके अंदर। यू आर ऑल्सो फाइंडिंग लायन एज वेल, राइट। एंड समटाइम अ जीनस हैविंग ओनली वन स्पीशीज इज नोन एज माय मोनोटाइपिक। कई बार क्या होता है कि एक जीनस के अंदर आपको एक ही स्पीशीज आपको मिलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्पीशीज आपके यहाँ पे अंशिया अंशिया इज अ साइंटिफिक नेम। ये आपका जीनस यहाँ पे होगा और स्पीशीज भी उसका वही है, अंशिया। अब ये जो अंशिया जो मेरे यहाँ पे जीनस है ना, इसके अंदर आपको एक ही स्पीशीज आपको मिलती है। और ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो एनिमल है, ये एनिमल है स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलो मैं इसके अंदर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, राइट, दिस इज योर स्नो लेपर्ड। बहुत बढ़िया, दिस इज योर स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड का जो यहाँ पे आपका जीनस है, दैट्स माय अंशिया।
और उस जीनस के अंदर आपको एक ही स्पीशीज आपको होते हुए मिलती है, दैट्स माय अंशिया। तो ये मैं कह सकता हूँ एज अ, हाँ जी हर्षित बताइए, दैट्स माय मोनोटाइपिक। सर लेपर्ड पैंथेरा होता है पर स्नो लेपर्ड अंशिया होता है। हाँ, तो उसको अलग ग्रुप में डाला हुआ है। सो नाउ यू कैन थिंक कि सर ऐसा क्या हो गया कि उसको हमने वहां पे अलग डाला हुआ है। आज की डेट में ना हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो उस पे हम अब तो डीएनए बारकोडिंग भी हम करते हैं। एंड व्हेन यू डू द डीएनए बारकोडिंग, और जब हम करते हैं डीएनए की एनालिसिस हम करते हैं, देन यू रियलाइज कि यार ये तो ग्रुप ही अलग है अपने यहाँ पे। आई गिव द एग्जांपल हर्षित, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने वो चैप्टर 7 पढ़ा है अपने स्कूल में, फ्रॉग वाला? यस सर। उसका फ्रॉग का नाम क्या होता है? राना टिग्रिस, टिग्रीना, सॉरी राना टिग्रीना। राना टिग्रीना ना, सबने पढ़ा है ना, सबने ये नाम तो जाने होगा सब लोगों ने। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। मैं बताऊं, अब मेरी बात सुनो। यस सर। ये गलत है। हाँ सुनो मेरी बात, ये गलत है। जब मैं 12th में था तब चेंज हो गया था नाम। इमेजिन, द इंडियन बुल फ्रॉग नाउ इज बीन कॉल्ड एज माय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स माय हेप्लोबैट्रिकस में उसे डाला गया है। हेप्लोबैट्रिकस इस जीनस में उसे डाला गया है। इट इज हेप्लोबैट्रिकस टाइग्रियस समथिंग लाइक दैट, ये जीनस उसका यहाँ पे। एंड दिस इज अ जीनस, उसे राना से निकाल दिया गया है। सो राना में था ना पहले वो, अभी भी आप उसे राना टिग्रीना से आप बोलते हो यहाँ पे, टिग्रीना। बट वो कब का निकल चुका है, इमेजिन 2010 के पहले वो निकल चुका है, राइट? सो दैट इज अ थिंग, दैट्स व्हाट हैपेंस। सो होता क्या है कि जो पहले के नाम होते हैं ना, देन लेटर ऑन मोर डिटेल स्टडी जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये उस ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करता, इट बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप। सो दैट हैपेंस। हाँ जी मुस्कान बताइए, क्या सवाल है आपका, बोलिए। मतलब जिन्होंने हैंड रेज किया है, आस्क अ क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ा, टिग्रीना से बोलना एक बार दोबारा। हाँ आवाज मेरी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि राना टिग्रीना इज अ ओल्ड नेम, ये चेंज हो चुका है, ये साइंटिफिक नाम नहीं है आज की डेट में। इंडियन बुल फ्रॉग इज नॉट कॉल्ड एज माय राना टिग्रीना, इट इज कॉल्ड एज माय हेप्लोबैट्रिकस टाइग्रियस। सो उसको जो जीनस था ना राना वाला, वो हट चुका है, उसको हमने दूसरे जीनस में हमने उसे डाल दिया है। तो आप ये समझो इस बात को कि ऐसा होता है, साइंटिफिक नाम चेंज होते हैं जब आप डिटेल में स्टडी करते हो ना किसी एनिमल की। अब तो डीएनए लेवल पे स्टडी की जाती है, देन यू रियलाइज कर ये तो दूसरे ग्रुप में बिलोंग करता है। दैट इज द केस। इसलिए अंशिया के साथ भी पहले जो आपका स्नो लेपर्ड था ना, उसको आप रखते थे पैंथरा के अंदर ही, बट बाद में उन्हें पता चला दैट इट शुड बी केप्ट इनटू अ डिफरेंट ग्रुप बिकॉज के अंदर कुछ ट्रेट्स मैच नहीं करते आपके बाकी एनिमल्स के साथ। सो दैट्स व्हाई इट इज बीन केप्ट इन द ग्रुप माय अंशिया। सर तो हमारे को पूछे तो क्या बोले नेम फ्रॉग का, तुम जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो बोलोगे, राइट? द थिंग इज, कभी भी नीट एग्जाम के अंदर ये सवाल तो आएगा नहीं कि साइंटिफिक नेम फ्रॉग का क्या होता है, ये मैं लिख के देता हूँ, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन इतनी पुरानी है दैट दे विल नेवर फ्रेम अ क्वेश्चन लाइक दिस, दैट्स वन थिंग। हाँ बट स्कूल में अगर बोला जाता है देन यू हैव टू, हाँ वो तो गलत ही बेटा, राना टिग्रीना तो गलत है। कब का गलत है तुम इमेजिन कर लो, कहाँ पे थे आप लोग 2010 में, यू आर नॉट इवन बोर्न ना, राइट? सो this is the thing, okay? So names keep on changing, right? फिलहाल इसमें ध्यान रखना दैट मोनोटाइपिक अगर टर्म आ रहा है दैट मींस जीनस के अंदर आपको सिंगल स्पीशीज वहां पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ओके? सो नाउ यू हैव वन मोर जीनस, सोलेनम। सोलेनम आपके जीनस के अंदर आपके दो यहाँ पे स्पीशीज आपके यहाँ पे आ रही है, एक तो आपका पोटैटो, एक आपका यहाँ पे ब्रिंजल। सो यहाँ पे एक मैंने प्लांट का एग्जांपल भी आपके सामने रखा हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अ सिंगल जीनस कैन हैव अ मल्टीपल स्पीशीज, राइट? इतना अच्छा छोटा सा नाम था। हाँ श्रेया, अब इट इज व्हाट इट इज, क्या करें। ऑलराइट, राइट पूर्वा, ट्रू दैट टाइग्रिनियस इज अ स्पीशीज ओवर हेप्लोबैट्रिकस टाइग्रिनियस। वैसे से राना टिग्रीना याद करने में ज्यादा इजी था, यस ये तो है। फैमिली, और तुम्हें तो वैसे भी वही याद रखना है बेटा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा उसका रियल नेम, तुम्हें वही याद रखना है, ओके? फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा आर बीन केप्ट इनटू सिंगल फैमिली। सो याद रखना, कई बार कई सारे जेनेरा होते हैं जिनके अंदर कॉमन ट्रेट्स होते हैं, हम सिंगल फैमिली में उन्हें यहाँ पे रख देते हैं। जैसे आपकी घरेलू बिल्ली का जो जीनस होता है वो आता है यहाँ पे फेलिस। यहाँ पे आप देख सकते हो फेलिस इज अ जीनस ऑफ माय डोमेस्टिक कैट, ओके? पैंथरा आपका हो गया वाइल्ड कैट या लार्ज कैट, इन दोनों को आपने रखा हुआ है सिंगल फैमिली के अंदर, दैट इज माय फेलिडिया। बोथ ऑफ देम आर बीन केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली ऑफ माय फेलिडिया, ठीक है? मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे होगा ना वुल्फ, कैनिस लूपस। कैनिस लूपस आपका यहाँ पे हो गया, डॉग भी इसी फैमिली के इसी जीनस के अंदर आपका यहाँ पे आ रहा होता है ना, डॉग विल आल्सो कम अंडर दिस ओनली जीनस ओनली। वैसे ही आपका एक और ग्रुप होता है आपके यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय वुल्पिस, सॉरी वुल्पिस
बेंगालियासिस, बेंगालियासिस। अब वुल्पिस बेंगालियासिस जो आपका है यहाँ पे साइंटिफिक नाम, इट इज अ साइंटिफिक नेम फॉर माय फॉक्स। अब फॉक्स आपका हो गया, आपका वुल्फ यहाँ पे हो गया, और आपका डॉग हो गया। इन सबको हम रखते हैं एक सिंगल आपके ग्रुप के अंदर। वी कीप ऑल ऑफ देम इनटू अ सिंगल ग्रुप एंड दैट सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड एज माय कैनिडियन। ठीक है, सो कैनिडियन नाम के हमारे सिंगल ग्रुप के अंदर हम इसको रखेंगे। वी विल कीप ऑल द वुल्फ, फॉक्स एंड डॉग्स कैन सिंगल ग्रुप में कैनिडियन। तो ये भी किया जाता है। तो अगर आपके कई सारे जीनस के अंदर कुछ आपके कॉमन ट्रेट्स हो ना, व्हेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा दे हैव बीन केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली। सो डॉग, वुल्फ, फॉक्स की फैमिली को हमने रखा हुआ है कैनिडिया के अंदर, और जो आपकी फिलिडी आपके यहाँ पे जो फैमिली आपके यहाँ पे, इसके अंदर हमने सारे कैट्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो सिमिलरली आप प्लांट के साथ भी कर सकते हो। इन प्लांट्स वी यूज द रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। इनको हम स्टडी करके सोलेनम, पिटूनिया एंड दतुरा ऑल बिलोंग टू माय सोलिनेसिए। ये तीनों को हमने किस में प्लेस किया हुआ है? वी हैव प्लेस देम इनटू द सोलिनेसिए के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। these are like very simple example which you have to know in this. Okay, so अब मुझे इसका आंसर दो आप यहाँ पे हैंडल्स करके। Which of the following group consist of species? इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर आपको सिमिलर स्पीशीज आप रख सकते हो? Which of the following group consist of a similar species? अरे हैंड रेज आपका दिख क्यों नहीं रहा मुझे? ऑलराइट, बताइए हिमांशी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, genus. ओके, मीनाक्षी, श्रेया, Sir, Yes, sir, first would be correct. वापस बोलना बेटा। Sir, first correct है genus. First correct आपका यहाँ पे, right? I think everyone will agree with this. You will have your genus which will be the correct answer in this. So when you have a similar species, when you have similar species like your leopard, tiger, dog, leopard, tiger, lion, if you see these are the similar species, ठीक है? तो इनको हम एक कॉमन ग्रुप में हम यहाँ पे रख सकते हैं and that belong to my genus. इनको हम एक कॉमन ग्रुप में रख सकते हैं and that common group is going to be the genus over there. Yeah, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लायन एंड टाइगर बिलोंग टू विच फैमिली? लायन एंड टाइगर आपके यहाँ पे कौन से फैमिली बिलोंग करता है? हैंड करो फटाफट इसके लिए। लायन एंड टाइगर बिलोंग टू विच फैमिली ओवर हियर? बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कैनिडाई, ऑप्शन 1। लायन, ओके ठीक है ठीक है। लव, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर 4, फेलिडे। सम्रागी, Sir, fourth Felidae. फेलिडे ही होगा आपका यहाँ पे सही आंसर। कैनिडिया के अंदर तो बेटा आपका वो आएगा, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, जैकल विल कम इन कैनिडिया के अंदर। सो लायन एंड टाइगर विल बिलोंग टू योर फेलिडे के अंदर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, मुझे बताओ कोई होमिनिडे के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है? Sir, Humans. Sir, humans. ह्यूमंस तो चलो आ गया, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज द ओनली ग्रुप अपेरेंटली आप इसी ग्रुप को आप जानोगे तो यस दैट्स द ग्रुप व्हिच विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, ऑलराइट। मस्कीडिए में आपके आते हैं यहाँ पे आपकी फ्लाई, सो यू विल हैव नंबर ऑफ इंसेक्ट कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। आपका ऑर्डर कहाँ पे आता है? सब आप क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे कर रहे होते हो तो ऑर्डर आपका कहाँ पे आता है? सो अभी तक हमने देखा हमारे यहाँ पे जीनस, सॉरी वी हैव सीन द स्पीशीज, देन द जीनस, देन वी हैव सीन द फैमिली। आप बताइए कि वो जो पूरा सीक्वेंस था उसके अंदर आपका ऑर्डर यहाँ पे आपका कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? सो ऑर्डर विल कम अंडर बिटवीन, बताइए हर्षित। सर ऑप्शन सी, फैमिली एंड क्लास। ओके, अंशुल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। आफ्ताब, आफ्ताब यस सर, Right. सर ऑप्शन सी। नेटवर्क हाँ, और पीयूष आप भी बता दो, चलो आप भी बता दो पीयूष क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर इसका आंसर सी सर, सी। फैमिली और क्लास के बीच में आपका यहाँ पे आता है आपका ऑर्डर। ठीक है, सो फैमिली और क्लास के बीच में आपका यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। चलिए, सो ऑर्डर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इट कंप्राइजेस ऑफ फैमिली विद वेरी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। सो एक फैमिली लाइक, सो आपके पास 4-5 फैमिली है विच हैव सम कॉमन कैरेक्टर और उनको हम रख देंगे एक ग्रुप के अंदर, दैट इज माय ऑर्डर। ओके, सो फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स आर सीन बिटवीन द फैमिलीज। एग्जांपल, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये तो ऑर्डर आपका प्लांट्स का है, सो उसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके एग्जांपल इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट कार्निवोरा के एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यू हैव अ फैमिली ऑफ कैट्स,
एक कैट्स की आपके पास यहाँ पे फैमिली है, राइट। यू हैव अ फैमिली ऑफ योर डॉग्स, उसके आपके पास यहाँ पे एक फैमिली है, राइट। उसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यू हैव अ फैमिली फॉर योर बेयर, बेयर की आपके यहाँ पे अलग फैमिली आ जाती है। तो ये सारे फैमिलीज को आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑल दिस फैमिलीज कैन बी केप्ट इनटू सिंगल ग्रुप एंड दैट इज माय ऑर्डर ऑफ माय कार्निवोरा। अब जब मैं इनको कार्निवोरा में यहाँ पे रख रहा हूँ, सो समझ जाओ दैट दे हैव अ कॉमन ट्रेट, दे आर ऑल कार्निवोर्स। ये सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे एनिमल्स यहाँ पे आएंगे, दे ऑल बिलोंग टू माय ग्रुप ऑफ माय कार्निवोर्स। सो याद रखना, जो ऑर्डर आपका होता है, सो ऑर्डर विल हैव ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज एंड दे विल बी केप्ट अंडर द ऑर्डर, लाइक दे विल बी केप्ट अंडर कॉमन ऑर्डर लाइक योर कार्निवोरा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं इसका, सो यू हैव अ ऑर्डर कॉल्ड एज माय सिटेशियंस। एक ऑर्डर आपका होता है, एक ऑर्डर आपका यहाँ पे होता है, या मैं आपको एक सिंपल नाम देता हूँ, ऑर्डर एक आपका यहाँ पे रोडेंशिया करके, रोडेंशिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ये ऑर्डर का नाम रोडेंशिया है तो इसके अंदर कौन से ग्रुप के एनिमल्स आपके यहाँ पे आएंगे? दो तरह एग्जांपल मुझे यहाँ पे बता दो हैंड रेज करके। Rats. रैट्स और, ठीक है, रैट्स और रैबिट। नहीं, रैबिट नहीं आएगा इसके अंदर, उसके लिए ऑर्डर है लैगोमॉर्फा। रैट्स आपके यहाँ पे आ जाएगा। देन यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर स्क्विरल। पता है एक स्मॉल एनिमल जिसे हम छछुंदर कहते हैं हिंदी में, जिसको हम कहते हैं एज अ स्क्रू इन इंग्लिश, Yes. First mammal. राइट। सो दीज आर ऑल एग्जांपल व्हिच विल कम अंडर माय रोडेंशिया के अंदर। ऐसे कई सारे और एग्जांपल आपके यहाँ पे जाएंगे व्हिच कम अंडर रोडेंशिया। तो क्या होता है ना कि जब ग्रुप ऑफ कॉमन फैमिलीज होती है उनको हम रख देते हैं एक सिंगल ऑर्डर के अंदर, दैट्स योर रोडेंशिया, राइट। वैसे आपका एक और ऑर्डर आपका होता है सिटेशियंस, जिसमें आपके आते हैं मराइन मैमल्स। अब मुझे बताओ मराइन मैमल्स में क्या क्या आ सकता है आपका? Sir, whale. राइट, डॉल्फिन। राइट, बिल्कुल सही। शार्क। शार्क मैमल नहीं होती, शार्क आपकी वो नहीं होती, मराइन मैमल आपकी नहीं होती ना, राइट। सो सिटेशियंस में आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपके यहाँ पे walrus, yes, walrus can come over here. So you'll have whales, you will have your dolphins, walrus. These are all going to be the example of my cetaceans. So आप समझो इस बात होगी कि जब कॉमन फैमिलीज आपको मिलती है विद सम कॉमन कैरेक्टर, यू विल केप अंडर द कॉमन ऑर्डर, विल केप अंडर सिंगल ऑर्डर ओवर देयर। तो देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड अबाउट द फैमिलीज। सो Columbaceae, Solanaceae and other belong to my पॉलीमोनियल। सो यहाँ पे ये एक आपका ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स का, जिसके अंदर आपकी ये सारी फैमिलीज आपके यहाँ पे आती है एंड इनके हमने स्टडी किए हैं कुछ इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर्स हम इनको यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव केप्ट देम अंडर अ सिंगल ऑर्डर ऑफ में पॉलिमोनियल्स। हम प्लांट्स के एग्जांपल को ज्यादा डिटेल में यहाँ पे सीख नहीं रहे बिकॉज इनको इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल होगा। जब मैं कहता हूँ डॉल्फिन तो आप इमेजिन कर सकते हो, बट व्हेन आई विल टेक अ नेम ऑफ अ प्लांट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टू इमेजिन। सो दैट्स व्हाई वी विल जस्ट सी दैट कि पॉलिमोनियल्स के अंदर यू विल फाइंड दिस फैमिलीज विल कम। और ये फैमिलीज को हमने किस बेसिस पे कॉमन किया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ माय फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई सवाल आ रहा है क्या किसी का? नहीं, अच्छा वैसे ही हैंड रेज है पुराना वाला, ओके। सो नाउ यू कैन सी। अब नाउ टेल मी ओवर हियर, ये जो राइट साइड में जो मेरे यहाँ पे फैमिली है, मेरी फैमिली कौन सी है? राइट वाली, ये वाली फेलिडी है, बिल्कुल सही। दे विल, यस, देयर विल बी माय फेलिडी है, राइट। अच्छा, कोई मुझे हैंड रेज करके बता सकता है कि इसमें फेलिडी में कौन से एनिमल आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं? एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी। बताइए ऋषा, बोलिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ये क्या है? ये तो चलो ठीक है, बोलो। हाँ ठीक है, देन Cats, lions. नहीं, ये तो बहुत बड़ा जेनेरिक हो गया, ये तो सिंपल हो गया। नहीं, स्नो लेपर्ड यहाँ पे है नहीं आपका, लायन आपका यहाँ पे है नहीं। एनीवन एल्स? हर्षित बताओ। सर कैट और ये लेपर्ड और टाइगर, मुझे तो इन्हीं के नाम पता है अभी। ये सही है। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दिस? कोई है जो बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर सकता है? नो वन? What is the second one? A lynx or something? हाँ, ये बढ़िया था आपका। सेकंड वन आपका लिंक्स है, राइट। सेकंड वन आपका पे लिंक्स हो जाएगा, पहला आपका टैग हो जाएगा। ये आपका प्यूमा हो जाएगा। दिस वन है प्यूमा। दिस इज द फिशिंग कैट। ये जो ये है ना यहाँ पे, दिस इज अ फिशिंग कैट ओवर हियर, राइट। दिस इज अ फिशिंग कैट यहाँ पे आपकी। दिस इज माय गोल्डन कैट, ओके। दिस इज समथिंग इवन आई कैन नॉट आइडेंटिफाई राइट नाउ, ओके। एंड ओवर हियर दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ
forgetting the name right now, but मैं बताता हूँ इसका. This is also a cat which you find in the Himalayan belt. लेफ्ट हैंड साइड पे सिमिलरली आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुछ स्पीशीज आपकी यहाँ पे. इनमें से कितनी बता सकते हो आप यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल स्पीशीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट? ये पूरे वर्ल्ड की है, सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो ऑल द स्पीशीज, बट कितनी बता सकते हो आप यहाँ पे? बोलो हर्षित, यहाँ पे ट्राई करो. सर फॉक्स. कौन सा है फॉक्स इसमें से? मे बी सेकंड वन. ये है फॉक्स. दिस इज अ फॉक्स ओवर हियर. ये वाला फॉक्स है. ये मेरा फॉक्स है यहाँ पे. वही हाँ, मैं और कह रहा था. बस सर ये वो सेकंड हो गया. एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दिस? Jackal, sir. First कौन सा है one. जैकल? ये बताओ पहले मुझे. जैकल First कौन सा है? one. हाँ ये राइट. वेरी गुड. दैट इज जैकल. And hyena, I guess. Yes. Hyena is going to Sir, be your right foot is raccoon. कौन सा वाला बेटा? ये वाला. Fourth raccoon. फोर्थ वन. Right column, fourth. अच्छा फोर्थ वन. ओके रकून. ओके ठीक है. ऑलराइट, दैट्स रकून. ट्रू. बढ़िया. ये जो ऊपर वाला है ना यहाँ पे, ये इंडिया में आपको मिलता है. इसे हम कहते हैं यहाँ पे से ढोल. ढोल, और यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ वाइल्ड डॉग. ये इंडिया में आपको मिल जाता है. ठीक है. दिस इज योर अगेन दिस इज अफ्रीकन वाइल्ड डॉग. ये आपका यहाँ पे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग. आई जस्ट सेट WD ओवर देयर. ओके. देन यू हैव अ वुल्फ. ये जो रेड वाला है आपका यहाँ पे, इट इज अ सोलिटरी वुल्फ. ये एक आपकी वुल्फ की स्पीशीज होती है, व्हिच इज गोइंग टू बी जो अकेले रहती है. सो दैट्स वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द वुल्फ. एंड रिमेनिंग अदर स्पीशीज आई एम आल्सो नॉट फेमिलियर विद. ये कौन सा है, ये कौन सा? लाइक दीस आर लाइक species from different parts of the world, but yes, they all belong to my Canidae family. So you have a Canidae, you have a Felidae family over here, right? अब आपका आता है यहाँ पे आपका क्लास. So class comprises of a related orders. So कई सारे related orders को हम यहाँ पे क्लास में रख देते हैं, like your Mammalia. So Mammalia के अंदर आपके कई सारे ऑर्डर आपके यहाँ पे आ जाएंगे. Carnivora, Cetaceans, Rudentia. Then you have an order like your Chiroptera. कोई गेस कर सकता है ये कायोप्टेरा ऑर्डर के अंदर क्या आता होगा? दिस इज वन ऑफ द ऑर्डर. चलो मैं आपको हिंट देता हूं. यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर आता है आपके फ्लाइंग मैमल्स. अब बता दो. Bats. राइट. सो कायोप्टेरा के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं सारे के सारे आपके यहाँ पे बैट्स आ जाएंगे. राइट. सो यू हैव नंबर ऑफ ग्रुप्स. यू हैव अ ग्रुप लाइक योर लेगोमॉर्फा के आपका ऑर्डर होता है आपके यहाँ पे, व्हिच इज कॉल्ड एज लेगोमॉर्फा. लेगोमॉर्फा जो आपके यहाँ पे ऑर्डर होगा, इसके अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे रैबिट्स आएंगे. सो दिस ऑर्डर विल हैव द ऑल द रैबिट्स ओवर हियर. तो अगर आप देखोगे इन सब के अंदर आपके मैमल्स ही आ रहे हैं. सो ऑल द कॉमन ऑर्डर्स आर बीन केप्ट इनटू अ सिंगल क्लास. एंड यहाँ पे आपका जो एग्जांपल आपके यहाँ पे क्लास मैमलिया. ठीक है. सो ऐसे कई सारे आपको क्लास मिल जाते हैं. आपने जो क्लास अपने लोअर क्लास में आते बड़े, एक तो आपका मैमलिया होता है. देन यू हैव अ क्लास सिमिलर कॉल्ड एज योर रेप्टाइल्स. Then you have aves and you have amphibia. ठीक है. You also have two classes, your chondrichthyes and osteichthyes. ये भी आपके क्लास हो जाते हैं, which will have a bony fish and a your cartilaginous fish. ठीक है. Right. So ये सारे आपके यहाँ पे क्लास हो गए. तो I think these are the very simple thing to be understood. I hope ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है. मैं इसको ज्यादा वक्त नहीं दे रहा. Now it's clear to all of you. These are some of the. So you have to know the categories. जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपकी कौन सी ग्रुप आपके यहाँ पे आते जाएंगे. That is something you have to know. कि ऑर्डर्स जब आप कंबाइन करते हो तो आपको यहाँ पे क्लास बनता है, which will have some basic common traits. So that is what you will find in this, right? And then you have the phylum. तो अगर मैं आपसे पूछूं हम लोग कौन से phylum के अंदर आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? In which phylum you all belong to? सर कोडाटा. Right. हम लोग बिलोंग करते हैं phylum Chordata के अंदर. बहुत बढ़िया. We belong to a phylum Chordata. ठीक है. So that is our phylum Chordata, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे belong करते हैं. तो comprises many classes with some fundamental similarities. Classes comprising like your fishes, amphibians, reptile, birds, along with mammals, constitute the next higher category called as my phylum. यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड आपको मिल जाएगा, न्यूरल टू आपको मिल जाएगा, पोस्ट एनल टेल. सो दीज आर द ट्रेड्स वी आल्सो हैव. याद रखना हम लोग कॉर्डेट्स है और हमारे अंदर ये ट्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि कहा जाता है कि कॉर्डेट्स के अंदर ये सारे ट्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं. आप मुझे बताइए क्या हमारे पास पोस्ट एनल टेल है क्या? द आंसर इज नो. Sir, no. No, sir.
नहीं है ना, तो कैसे हम आगे कॉर्डेट के अंदर, फिर ये लोग तो कह रहे हैं कि कॉर्डेट के अंदर ये सारी traits एम्ब्रियोनिक आपको मिलती स्टेज में थी हमारे पास, एम्ब्रियोनिक अलग स्टेज। स्टेज में टाइम के था। साथ साथ चला गया। है। बिल्कुल सही, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे था हमारे पास, वो बाद में फिर रिग्रेस हो गया, सो दैट्स सम यू विल गेट टू सी। यस, and similarly हमारा notochord has converted into the vertebral column and our neural tube has been much more developed and turned into a well developed nervous system, right? True. उसके अलावा एक और चीज याद रखना, we also were having the gill slits, हमारे पास Yes, pharyngeal yes. gill slits भी थे embryonic stage पे, but they convert into the pharynx। आपने ये टर्म सुना होगा ना, pharynx करके हमारे पास होता है। अगर आप pharynx का लोकेशन अगर आप देखोगे ना, so it comes right after the buccal cavity, आपके बिल्कुल बकल गेट के बाद आपको फेरिंग्स मिलता है, which is now a part of your GI tract, but वहां पे आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको गिल्स भी मिलते थे, which ultimately converts into the pharynx over there। So ये सब भी आपको यहाँ पे रखना है याद। So this is my phylum over there and let's keep it up to here only, let's not push it beyond this। I hope इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। पहले ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी हमने यहाँ पे किया? Yes, sir. Yes, sir. आखिरी चीज आपके यहाँ पे किंगडम है, वी कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर। और फिर यहाँ पे आपका चैप्टर वैसे बेसिकली आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट अप हो जाता है, लेकिन चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, एंड प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड शेयर दैट विद मी, राइट? और जब आपको होमवर्क मिले ना, आई थिंक आप सब लोग बहुत सही से फॉलो कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन मत लिखना, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर, आंसर एंड जस्ट गिव इट बैक टू मी, राइट? सो लेट्स अज्यूम दैट दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना? अगली बार जब हम लोग मिलेंगे सो विल पिक अप समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी माय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम थोड़ा सा खत्म कर देंगे, एंड वाले पार्ट को हम एक बार देख के खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद माय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आपका एक चैप्टर है जिसमें कंटेंट होता है। वो कंटेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि नीट में आता है, बट वो कंटेंट फ्यूचर वाले चैप्टर के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सो विल सी दोस थिंग्स व्हिच विल बी स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। तो ये चीज आप लोग एक बार यहाँ पे पढ़नी है। अब मुझे बताना है यहाँ पे, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। Sir, decrease सर होंगे। डिक्रीज होंगे कॉमन कैरेक्टर। डिक्रीज होंगे। बिल्कुल सही, कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू डिक्रीज ओवर। सो जब मैं असेंड करता हूं, नीचे से ऊपर जाता हूं मैं यहाँ पे, सो यस माय कॉमन कैरेक्टर आर गोइंग टू डिक्रीज। जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा होता हूं देन दे आर गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर। सही है, बिल्कुल सही है, राइट? सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। नाउ यू कैन हैव सम रेस्ट। आपको आपका असाइनमेंट इधर आज रात को या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगा, मोस्ट लाइकली कल सुबह आपको मिल जाएगा, which won't have like more than 10 questions, 10 to 12 questions max to max. So do that, share that with us, and yeah, that's it. बाकी आपको लिंक ड्राइव की लिंक यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? वहाँ पे रिसोर्स शीट यूज करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। नो सर। ठीक है, मॉड्यूल आप ओपन कर पा रहे हो, आप नोट्स आप ओपन कर पा रहे हो, आई होप आपने एक बार चेक किया होगा, नहीं किया तो कर लेना। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ पे देन लेट मी नो। आई थिंक एलेक्स को बीच में आई थिंक परमिशन नहीं मिल रहा था, बट आई थिंक एलेक्स अगर आप वापस चेक करोगे तो आपको परमिशन मिल चुका होगा। So I am assuming that you will be able to see everything over there after this, ठीक है? तो वो देख लेना वहाँ पे, you can see all those things, recording आपको वहाँ पे मिल जाएगी, and yeah, that's it from my side. So अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे, so दिमाग में रखना, we'll start with a new chapter, we'll complete this with some questions, and then we can start with the new chapter of my biological classification, जिसके अंदर you have a good amount of content which has to be understood हर एक context में, ठीक है? So yeah, that's it. Now, if you have any questions, अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपका कोई सवाल यहाँ पे नहीं है, then आपका लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म, and